जय हिंद अल्फा स्क्वाड, कैसे हैं आप लोग और सब बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। पीछे के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की। अब एक्सेलरेशन पे पहुंचते हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका सब मेन, यहाँ पर हम पहले साधारण भाषा में समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी कभी चला रहे हैं, यहाँ पर साइकिल भी चलाते हैं, तो क्या आप अपनी स्पीड को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं? टाइम के साथ साथ करते होंगे, कम भी करते होंगे, ज़्यादा भी करते होंगे। तो ये जो स्पीड में चेंज आता है वो उस टाइम में, तो इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे आपने सुना होगा गाड़ी में एक एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का मतलब भी ये वही होता है, एक्सेलरेट करना गाड़ी को, स्पीड को कम या ज़्यादा करना। यूजुअली हम ज़्यादा करने के रूप में लेते हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? स्पीड को बढ़ाना एक तरीके से, ठीक है। अब ये स्पीड बढ़ेगी कैसे? स्पीड तब बढ़ेगी जब वेलोसिटी हमारी चेंज होगी। वेलोसिटी कम वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब जब वेलोसिटी को हम बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि हाँ बिल्कुल जीरो पे ही वेलोसिटी बढ़ जाए, उस वेलोसिटी को बढ़ने में कुछ टाइम लगेगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी वेलोसिटी के परिवर्तन की दर जो होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और मान लीजिए वो 5 सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर पहुंच जाता है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसमें से हम इसको v2 बोल सकते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम v1 बोल सकते हैं। डिवाइड कर देंगे हम इसको टाइम इंटरवल से, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा उसका एक्सेलरेशन निकालने का। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा कि फाइनल वेलोसिटी में से हम जब इनिशियल वेलोसिटी को हटा देंगे तो हमें निकलेगा बीच में डिफरेंस, या हम कहेंगे चेंज। चेंज किस में होगा? वो वेलोसिटी में चेंज होगा। फिर उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, उस टाइम से जिसमें वो वेलोसिटी चेंज हुई है। तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसको हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो कुछ ना कुछ टाइम भी लेगी, ठीक है, इसलिए बाहर रेट आ जाता है, ठीक है, यानी उसकी दर। अब यहाँ समझना है कि जो वेलोसिटी होती है उससे ही हमारा एक्सेलरेशन डिफाइन होता है, स्पीड से नहीं होता है। लेकिन कई बार हम जनरली यूज कर लेते हैं कि स्पीड को सेंस में, पर स्पीड नहीं होती है, ये ध्यान रखनी है। अब जब स्पीड नहीं है तो पहले तो हम इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। इसको ए वेक्टर कर देंगे। क्यों कर दिया वेक्टर भी बताते हैं हम। देखिए वेक्टर इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब हो गया यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी वेक्टर। तो वी वेक्टर इसलिए लिया क्योंकि ये वेलोसिटी है। इतना आपको समझ में आ गया, टाइम है डेल्टा टी, ठीक। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा टी को भी हम लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं, अब माना ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो t1 टाइम पर रही होगी और ये वेलोसिटी t2 टाइम पर रही होगी, तो डेल्टा टी का इस तरह से निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक। अब एक्सेलरेशन मिलकर बना है किससे? वेलोसिटी से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है ना इतनी बात? चलिए तो आगे चलें। यहाँ हम बात करते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट क्या हो सकती है इसकी? अब यूनिट में हम देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और वहीं टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर यूनिट जो मिलेगी, एसआई यूनिट, वो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको मिल गया कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। ये क्वांटिटी कैसी? ये वेक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें मिल गई। फिर चलिए अब बात करते हैं कि हमने कहा था कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो जब ये वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो वहाँ तो एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं बनेगी, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, ये बात समझ लेना है। जब रुकी हुई है, जब यहाँ जीरो होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो मोशन नहीं कर रहा है। जब मोशन नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। चलिए समझ में आ गया। जब पॉजिटिव हो रही है वेलोसिटी,
अब पॉजिटिव में भी दो कंडीशन होती है, हालांकि पॉजिटिव निगेटिव तो चलो हम बाद में बात करेंगे, ये तो डिपेंड करता है कि वहां पर हम कैसी क्वांटिटी लेते हैं। लेकिन अब मान लो कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप स्पीड को या वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, घटा रहे हैं तब क्या होगा, जब आपने बढ़ाया, देखिए ये जो कंडीशन है वो बढ़ाने की है, 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी थी वो बढ़ गई। अब जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं, इतना हमें समझ में आ चुका है अब तक, ठीक। जब फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करा तो फाइनल अगर बड़ी है और इनिशियल छोटी है तो क्या जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, ठीक है। टाइम क्या हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं होता है, टाइम कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी में जो चेंज है पॉजिटिव होगा, टाइम पॉजिटिव रहता है। यहाँ इसका मतलब हो जाएगा कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो सिंपली इसे एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। सेम अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि वहाँ जो हमारे पास वेलोसिटी है वो किसी भी टाइम के बाद घट जाती है, तो यहाँ आप देखेंगे कि वेलोसिटी पहले 30 मीटर पर सेकंड थी, बाद में घटकर 20 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड जब हो गई इसका मतलब घट गई। अब घट गई तो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन बात वही रहेगी कि फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करेंगे। जब फाइनल में से आप इनिशियल माइनस करने जाएंगे तो क्या इसमें निगेटिव आएगा, नहीं आएगा। जब आप 20 में से 30 को माइनस करेंगे तो -10 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जनरली सभी में काम करेगा कि अगर वेलोसिटी घट जाएगी तो फाइनल में से जब इनिशियल माइनस करोगे तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो निगेटिव आएगा, टाइम पॉजिटिव रहेगा। इस वजह से जो हमारा एक्सेलरेशन है वो निगेटिव आएगा, और इस निगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन निगेटिव है, या आप सीधे अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहे हैं और आप ये बोलना नहीं चाहते हैं वो निगेटिव है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये डी एक्सेलरेशन है। क्या है ये, डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो लगातार घट रही है, ठीक है। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं, जब हम डी एक्सेलरेशन बोलेंगे तब हम उसके साथ माइनस के साइन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डी एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी घट रही है, और एक्सेलरेशन हम बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि यहाँ एक्सेलरेशन माइनस है, ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन कर रहा है कि एक्सेलरेशन माइनस है, इसका मतलब वो घट रहा है वेलोसिटी, और पॉजिटिव है तो बढ़ रहा है। जनरली पॉजिटिव के लिए एक्सेलरेशन और निगेटिव के लिए डी एक्सेलरेशन यूज करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके कुछ टाइप्स की। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके कुछ टाइप्स की। तो पहला हमारे पास, जैसे हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, स्पीड के बारे में पढ़ा था, वैसे ही कुछ इसके टाइप हैं। जैसे हम सबसे पहले बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट टाइप है, ये इसकी यूनिफॉर्म है, ठीक है। एक्सेलरेशन हम वो लेकर चल रहे हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे हमने वहाँ देखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड होगी। सेम यहाँ पर भी है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी में उसका चेंज है वो भी इक्वल है इन इक्वल टाइम पीरियड्स, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, सॉरी एक्सेलरेशन होगा, वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास टाइम पीरियड सभी बराबर के हैं वैसे वैसे उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी कैसा होना चाहिए, बराबर। तो ऐसे अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। सेकंड हम बात कर लेते हैं, हालांकि इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इसलिए मैं कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ इनको। अगले हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम समझ चुके होंगे, अगर आपने पीछे वाला लेक्चर देखा है और नहीं देखा है तो इसको भी जाकर देख लें ताकि ये अच्छे से समझ में आए। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं है इन इक्वल टाइम पीरियड्स, ठीक है। अगर इक्वल टाइम पीरियड दे रखे हैं पर उसकी चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल नहीं, अलग अलग हो रहा है, कभी वो कम अलग बदल रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि जो उसकी एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे हम समझ सकते हैं कि एग्जांपल से मान लिया कि हमारे पास टाइम पीरियड्स जो दे रखे हैं, हमारे पास कितने दे रखे हैं, 10 सेकंड के, 10 सेकंड के और 10 सेकंड के तीन टाइम पीरियड दे रखे हैं, ठीक है। और हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ और है, इसकी वेलोसिटी कुछ और चेंज होता है, ये डेल्टा वी कर देते हैं क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है। तो ये होता है, मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकंड, ये भी होता है 25 मीटर पर सेकंड, ये भी होता है 25 मीटर पर सेकंड, वहीं ये होता है 5 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये हो जाता है फिर 30 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर हम देखें तो ये टाइम इंटरवल तो सभी बराबर के थे,
लेकिन यहाँ पर अगर ए ऑब्जेक्ट के लिए देखें तो इसका जो वेलोसिटी में चेंज है ये डेल्टा वी भी कैसा है, इक्वल है। तो इसके लिए जो इसकी एक्सेलरेशन निकलेगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। आगे चलते हैं, फिर हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो अलग अलग है, या 5 है, 40 है और 30 है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर लगातार उसका एक्सेलरेशन हर टाइम पीरियड के लिए बदल रहा है, और ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो एवरेज एक्सेलरेशन भाई सेम, अगर आपने पीछे वाला लेक्चर देखा है तो आपको वो क्रिकेट मैच ध्यान होगा कि भैया एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज निकालने का तरीका भाई, जो भी हमारे पास टोटल रन आए थे हमने टोटल ओवर से उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास रन का एवरेज निकल आया। सेम पीछे स्पीड वेलोसिटी का निकाला तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दिया टोटल टाइम से, तो वहाँ हमारे पास निकल आया हमारे पास स्पीड का एवरेज या वेलोसिटी का एवरेज। सेम अगर हमें एक्सेलरेशन का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे कि हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे हम टोटल टाइम इंटरवल से, ठीक है। तो यहाँ अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको ए बी से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी, लिख सकते हैं अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। क्या कर सकते हैं ऐसा, समझ में आ रहा है आपको? यानी टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो ये हमारा हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे लिखा था, वो आपको मैटर नहीं करता, सेम इसको भी ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये भी फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए तो आगे बात करते हैं। तो ये किस लिए होता है आपको समझ में आ गया होगी। एवरेज एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, ये रेशियो होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी और टोटल टाइम इंटरवल का, ठीक है। और वहीं फिर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो देखिए सब टाइप वैसे ही जैसे हमने पीछे कल पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए इसकी बात हम कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। कल हम मैच की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि एवरेज निकालना है तो टोटल देख लो, टोटल रन देख लो, टोटल ओवर देख लो। पर इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया किसी एक पर्टिकुलर बॉल के लिए, ठीक है। जैसे बोला था ना कल कि 12वें ओवर की चौथी बॉल पर, चौथी गेंद पर, ठीक है। इसी तरीके से 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर बोला था। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे कि अगर हमें उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए या पर्टिकुलर एक छोटे से टाइम के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको जैसे एवरेज स्पीड है, एवरेज एक्सेलरेशन है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने कल लिखा था, क्या इसको हम डेल्टा वी और डेल्टा टी से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा टी का मतलब था टोटल टाइम से, लेकिन अगर ये टोटल टाइम बहुत ही छोटा हो जाए, इतना छोटा कि ये जीरो के पास पहुंच जाए, ठीक है। जैसे हमने बात करा था माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड के 1000वें भाग की बात करते हैं, तब ये टाइम बहुत छोटा हो जाता है। तो अगर इस छोटे से टाइम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम के लिए अगर हम उसमें एक्सेलरेशन निकालते हैं तब हम उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वो ये होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका मतलब जो डेल्टा टी टाइम है वो हमारा जीरो के पास लगभग है या जीरो के बराबर ही है, लेकिन ये जीरो के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास निकलता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ लिमिट हो चुकी है डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा टी बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है। यहाँ आप कह सकते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट है, पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब हो गया एक छोटा सा क्षण है, कोई भी माइक्रो सेकेंड में हो सकता है, नैनो सेकेंड में हो सकता है, सही है, सेकेंड का 100वां 1000वां भाग हो सकता है। चलिए तो इसको अगर डेरिवेटिव की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो कल आपको बताया डेरिवेटिव की फॉर्म में लिमिट हट जाएगा तो वहाँ पर डी वी वेक्टर अपॉन हो जाएगा डी टी, ठीक है। यहाँ आप सिंपल इसको डी वी भी लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आएगा आपको, ठीक है, ताकि लिखने में थोड़ी आसानी हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब वही हम बात करते हैं, तो आपने कल वी वेक्टर को पढ़ा था सेम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा तो जाके लेक्चर जरूर देखें पीछे वाला। और क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं?
वी वेक्टर से क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वी वेक्टर को इसकी जगह पर हम रख देंगे तो डी और डी टी हमारे पास हो जाएगा बाहर, और हमारे पास अंदर हो जाएगा, देखिए वी की जगह पर रख रहे हैं हम तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। और इसको अगर आप करेंगे चेंज तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है हम उसको वेलोसिटी के डेरिवेटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हम उसको यहाँ अगर हम बात करें तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमें अगर वेलोसिटी की डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है तो वो सिंगल ऑर्डर का होगा, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास वो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको अगर कभी मिलता है कि ए वेक्टर को इनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करने आ रहे हैं। अब आगे हमारे पास जो सबसे बढ़िया पोर्शन लगता है, मज़ा आता है इसमें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लगभग एक ही चीज़ हम लेकर चलेंगे, और उसके संग में हम लेंगे टाइम, और ग्राफ को हम समझेंगे। तो ग्राफ से हम क्या निकलेगा वो भी देखेंगे। तो समझिए, देखिए जो भी हमारे पास हम ग्राफ अब बनाए जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, हम उसको पहले वो समझ लेते हैं कि हमारे पास दो एक्सेस होंगे, एक एक्स एक्सेस होगा और एक बाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस होगा इस पर हम किसको दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, या हम इस पर दिखाएंगे डिस्टेंस को, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे या डिस्टेंस शो करेंगे इस पर हम एक्स एक्सिस पर, ठीक है। सॉरी इस पर बाई एक्सिस पे करेंगे हम, और मैं एक्स इधर कर लेता हूँ। एक्स पर हम करते हैं टाइम को, छोटी सी गलती, सही है। तो इस पर हम एक्स एक्सिस पर, सॉरी बाई एक्सिस पर हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को शो, और हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है उस पर हम शो करते हैं टाइम को। इतना बात हमें समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है। और मैटर नहीं करता कि फिर हम मीटर में ले रहे हैं या सेकंड में ले रहे हैं, वो तो हम जब कोई डेरिवेशन करना होता है दे रखा तो वो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। हम यहाँ ये समझ में आ जाना चाहिए कि बाई एक्सिस पर हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पर होता है हमारा टाइम, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे लिए अभी हम यहाँ पर निकालेंगे हम टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा निकालेंगे। अब टेन थीटा कैसे बनेगा, टेन थीटा होगा वो एंगल होगा जो कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस से बनाएगा। तो ये जो टेन थीटा होगा वो आपको आगे समझ जाओगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक मिनट, ये हो जाएगा, अब अगर हम निकालेंगे टेन थीटा को तो ये हो जाएगा बाई एक्सिस, मैं इसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे कि अगर हम सिंपली आप समझ सकते हैं तो इस तरह से हमारा कुछ स्ट्रक्चर होने वाला है आगे, कि इस पर हम या तो डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे या हम इस पर ले लेंगे क्या, हमारे पास डिस्टेंस। इस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ की लाइन होगी। अब ये ग्राफ की लाइन जो एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, तो इसको हम बोलेंगे थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक। टेन थीटा इज इक्वल टू बाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो अगर मैं आपको यहाँ से अगर हम मान लें कि चलो ये वाले पॉइंट की हम बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, तो इसके लिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो बाई एक्सिस पे चला हुआ होगा, सही है। यहाँ से ए से बी तक अगर हम ले लें तो ये बाई एक्सिस पे चला होगा। तो क्या बाई एक्सिस पर जो हम चीज़ देख रहे हैं वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। या तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी या ये डिस्टेंस होगी, ठीक। फिर हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की, तो वो एक्स एक्सिस पर चली हुई दूरी होगी जो कि हमारे शो करेगी टाइम को। तो क्या ये टाइम होगा या नहीं होगा। तो इससे हमें क्या मिला कि जो टेन थीटा है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, टेन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे और टाइम को देखें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होने पर हमारे पास ये वेलोसिटी को शो करेगा, एक मिनट, ठीक है, किसको, वेलोसिटी को शो करेगा। और जब हम यहाँ पर और लगा देते हैं, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं डिस्टेंस को, तो अगर डिस्टेंस को ले लिया है और अपॉन हमारे पास टाइम रहेगा ही, तो क्या ये स्पीड को शो करेगा या नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल। तो हमको समझ में आ गया कि टेन थीटा यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो टेन थीटा बताना चाह रहा है वेलोसिटी को या स्पीड को, किस ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, ठीक है। इस वाले ग्राफ में टेन थीटा का मतलब होता है वेलोसिटी और स्पीड। बाकी आगे ग्राफ जब बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। चलिए आगे मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि क्या करेंगे, और इसमें जो कुछ चेंजेस होने वाले हैं
और इसमें आप क्या 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 देख सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो टेन थीटा ये शो कर रहा है। साथ ही जो ग्राफ की ये लाइन होती है, ये लाइन शो करती है वेलोसिटी को और स्पीड को। ठीक है, किसको शो करेगी? वेलोसिटी को और स्पीड को। तो आपसे अगर कोई पूछे, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ क्या बताता है? स्पीड बताता है। तो बड़ा सिंपल सा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, अब ग्राफ की बात कर लेते हैं हम। कई सारे ग्राफ हैं हमारे पास अभी। चलिए हम पहले ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ मैं ग्राफ में आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों संग में लेकर चलूंगा, उसके रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी या स्पीड होगी। तो पहला हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हमें मिलता है, बड़ा आसान से लेकर चलेंगे। ये एक्स एक्सिस होगा, ये बाई एक्सिस होगा, इस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ओरिजिन होगा। यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ हम कर सकते हैं इसमें डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगा। अगर हमारे पास ऐसा दे रखा है और ग्राफ में हमारे पास जो लाइन है वो सीधी दे रखी है, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है अगर एक्स एक्सिस के, इसका मतलब ये होगा अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दे रखा है, उसमें अगर हमारे पास ग्राफ जो है, ग्राफ की जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर देखेंगे हम, तो देखते हैं अगर हम नीचे की तरफ अगर एक लाइन खींचें तो इसका मतलब टाइम बढ़ा है। फिर हम बाई एक्सिस पर देखते हैं, तो बाई एक्सिस पर हम जाएंगे तो हम पता चलेगा नहीं, अभी भी ये वहीं पर है, इसका डिस्टेंस वही है, इसका डिस्प्लेसमेंट वही है। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं कि भैया टाइम फिर से बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन क्या हम फिर बाई एक्सिस पे जाएं तो वहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस है वो सेम होगा नहीं होगा। थोड़ा और आगे जाएं, सेम कंडीशन की टाइम वही बढ़ा लेकिन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वही। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के बढ़ने के साथ साथ अपनी जगह पर बना हुआ है, अपनी सिचुएशन को वो छोड़ नहीं रहा, अपनी स्थिति में है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में क्या ये हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट है, रेस्ट में है, यानी हम कह सकते हैं ये विराम में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? रेस्ट में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं चल रहा है, यानी समय बढ़ने के साथ साथ यहाँ दूरी नहीं बढ़ रही है, विस्थापन नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर उसकी जो गति होगी वो स्थिर अवस्था में होगा, रुकी हुई अवस्था में होगा, रेस्ट सिचुएशन में होगा, पोजीशन में होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या कि उसकी वेलोसिटी या उसका वेग हो वो ज़ीरो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो इस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी हो या उसका वेग हो, वेलोसिटी हो या उसकी स्पीड हो, वो दोनों ही कैसे होंगी? ज़ीरो। दूसरे ग्राफ पर हम चलते हैं और आगे हम बात करते हैं। तो हमारे पास ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, इधर हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम इधर शो करेंगे। अब अगर हमें ग्राफ में कोई लाइन किसी भी एंगल पर, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इस एंगल पर हमें मिलती है, उस एंगल को हम थीटा नाम दे देते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस से थीटा कोण बनाती हुई जा रही है। सही, ये थीटा कोण पर है ये। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ देखेंगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम टाइम देखें और इस पर हम डिस्टेंस देखें तो कुछ निकलेगा। यहाँ देखेंगे टाइम तो कुछ बड़ा, डिस्टेंस भी बड़ा, यहाँ देखेंगे बड़ा, डिस्टेंस भी बड़ा। पर अगर हम इन सबका रेशियो निकालते चलें, अलग 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 इस पॉइंट लेते चलें, तो इस अलग अलग पॉइंट पर निकाल कर अगर इस पर रेशियो निकालेंगे हम किसका? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या टाइम का, तो वहाँ हमारे जो वेलोसिटी या स्पीड होगी वो कांस्टेंट मिलेगी, यानी उसका रेशियो कांस्टेंट होगा। जब रेशियो कांस्टेंट हो रहा है इसका मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड को। किसको शो कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी को। तो अगर स्पीड की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट स्पीड होगी, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो। समझ में आ गया? आगे वाला ग्राफ की बात करते हैं। तो इतना समझ में आ गया। यहाँ पर अब ये यहाँ पर जो टेन थीटा होगा वो टेन थीटा क्या शो कर रहा होगा? आपका जो भी आप वेलोसिटी वगैरह निकालना है। अब सेम आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको कई सारे ऑब्जेक्ट एक साथ दे रखे होते हैं, उनके एंगल अलग अलग दे रखे हैं, जैसे इसका थीटा 1 है, इसका थीटा 2 दे रखा होगा, ये ए ऑब्जेक्ट होगा, ये बी ऑब्जेक्ट होगा, मे बी इसमें कोई सी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसका जो एंगल होगा वो थीटा 3 हो सकता है, या उसको थीटा ए बी सी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ आपसे वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है। तो इसमें आप पहले सोचें कौन सा ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा हो सकती है, कमेंट में भी बता सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए कि यहाँ पर टेन थीटा का मतलब क्या है? v से। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि वो वेलोसिटी को बता रहा है। अब यहाँ पर जिसके लिए थीटा यानी एंगल का
वैल्यू बढ़ती जाती है उसके लिए वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू बढ़ती जाती है। कैसे देखते हैं, अगर मैं इससे एक पर्टिकुलर टाइम लूँ तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हम यहाँ ले लेते हैं, इस टाइम पर हम एक लाइन खींच देते हैं ऊपर की तरफ। अब इस ही टाइम पर इस ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देखा जाए तो वो इतना सा है, कितना है, इतना। सेम इसी टाइम पर इस ग्राफ को ये यहाँ पर काट रहा है तो बी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ तक आ रहा है, यानी सी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, फिर ए ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, फिर हम सी ऑब्जेक्ट का देखेंगे तो वो यहाँ तक आ रहा है जो कि ए और बी दोनों से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये सेम टाइम में जो सी ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, बी उससे कम कर रहा है, ए उससे भी कम कर रहा है। अब जो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड भी ज़्यादा होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो जिसके लिए थीटा का मान बढ़ा, थीटा के एंगल का वैल्यू बढ़ी, उसके लिए स्पीड या वेलोसिटी भी बढ़ी। आगे वाले ग्राफ की बात कर लेते हैं। चलिए तो हम चलते हैं थर्ड नंबर के, हमारा जो ग्राफ है वो कुछ हमें ऐसा मिलता है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, समझ में आ गया होगा। यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ दिखा देंगे हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अगर हमारे पास ग्राफ एक सीधी लाइन मिल जाता है या पैरेलल लाइन मिल जाता है जो कि बाई एक्सिस के पैरेलल है, या आप ये भी बोल सकते हैं ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल है, या आप ये भी बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर क्या चेंज मिलेगा हमें देखते हैं, या इस ग्राफ का मतलब क्या है वो भी समझते हैं। तो देखो यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सीधा सीधा कर देखें तो क्या हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर देखा हमने तो भाई टाइम तो वही था, लेकिन यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिला हमको, मिला ना, ठीक है, मिला, बिल्कुल मिला। चलो इधर देखते हैं, तो क्या इस पर टाइम देखो फिर से वही है, हाँ है वही, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कुछ चेंज आया, बिल्कुल आया। यहाँ पर देखें तो टाइम वही है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में चेंज आया, आया। क्या ऐसा हो सकता है कि टाइम वही रहे और लगातार आपकी जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो क्या हो, बदलता रहे? नहीं हो सकता ऐसा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो इसको बोलेंगे हम, ये ग्राफ कैसा है, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि टाइम बढ़ रहा, टाइम वही है, रुका हुआ है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो लगातार बदल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से ग्राफ इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसको आप बता देंगे वहाँ पर। आगे बात करते हैं, हमारा फोर्थ नंबर के ग्राफ पे जाते हैं। तो हमारे पास ये जो ग्राफ होगा, अब ये देखिए हमने थर्ड नंबर जो सेकंड नंबर पे ग्राफ पढ़ा था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड का ग्राफ था, बनाते हुए जरूर चलें, समझ लें। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो ग्राफ होगा हमारे पास, ये अब आएगा वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड का। तो भाई वेरिएबल वेलोसिटी वेरिएबल स्पीड के ग्राफ को कैसे शो करेंगे? वेरिएबल स्पीड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्पीड है वो लगातार चेंज हो रही है। अब स्पीड या वेलोसिटी को दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो वो घट सकती है या बढ़ सकती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरिएबल में क्या हो सकता है, घट भी सकती है स्पीड, बढ़ भी सकती है। तो कब घटेगी कब बढ़ेगी उसकी बात हम कर लेते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से है कि वो जो कर्व हो रहा है वो एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, कहाँ कर्व हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी या स्पीड होती है वो कम होती है, घटती जाती है। कैसे हो रही है उसको समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, इतना ही टाइम पीरियड में आगे फिर से ले लेता हूँ, इतना ही टाइम पीरियड आगे ले लेता हूँ, इतना ही आगे ले लेते हैं। पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, फिर थीटा से समझाएंगे। तो इस सेम टाइम पीरियड के लिए इसने देखिए कितना डिस्टेंस कवर करा, इतना। सेम टाइम पीरियड था, इसने डिस्टेंस इतना कवर करा। क्या ये नीचे वाले डिस्टेंस से कम है या नहीं है? बिल्कुल। इस वाले टाइम पीरियड के लिए इसने और डिस्टेंस कम कवर करा, ये तो इस वाले से भी कम है नहीं है। इसके लिए अगर हम बात करें तो और कम करा इसने, तो कम है नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो लगातार कम होती जा रही है, इसकी स्पीड लगातार कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि लगातार इक्वल टाइम पीरियड्स में जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, वो भी लगातार ही कम होता जा रहा है। ठीक, कॉन्स्टेंटली कम ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ का मतलब होता है कि ये शो कर रहा है डिक्रीजिंग स्पीड या डिक्रीजिंग वेलोसिटी को। तो ये हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब थीटा से समझा देते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पर देखें, इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर थीटा को अगर हम इस पर एक टेंजेंट बनाएंगे और यहाँ देखेंगे तो थीटा कुछ और होगा। सेम यहाँ पर हम देखेंगे तो नीचे की हम देखते हैं, इसके पहले एक लाइन बनाएंगे तो क्या है, आप देखेंगे कि इससे ये वाला जो थीटा है वो कम हो गया, होगा नहीं होगा। इसको हम थीटा 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, थीटा 2। आगे हम एक पॉइंट पर और देख लेते हैं और नीचे फिर से पैरेलल लाइन। तो क्या देखिए आप, लगातार यहाँ पर थीटा घट रहा है नहीं घट रहा है? ठीक है, थीटा 1 से छोटा है थीटा 2, इससे भी छोटा है थीटा 3।
अगर थीटा का जो वैल्यू है वो लगातार कम होती जा रही है, इसका मतलब जो वेलोसिटी या स्पीड है वो कैसी डिक्रीजिंग है। आगे बात करते हैं हम, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग की बात करेंगे। तो ये टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया, बाई एक्सेस एक्स एक्सेस। हमारे पास ग्राफ की लाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब ये ग्राफ की लाइन इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो स्पीड या वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, पहले हम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि हाँ भाई टाइम पीरियड हमने इक्वल ले लिए, इक्वल ले लिए, तो इस टाइम पीरियड में उसने इतना डिस्टेंस कवर करा या डिस्प्लेसमेंट कवर करा, इसमें उसने इससे इतना करा। देखिए ये वाला जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट था इस टाइम पीरियड में था, जो कि इसके इक्वल है, तो क्या नीचे वाले से बड़ा हो गया, नहीं हो गया। सेम के लिए, सेम टाइम पीरियड के लिए अब जो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर करा वो और ज़्यादा हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे तो वो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस है जो वो कवर कर रहा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक। अब जब लगातार डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है सेम टाइम पीरियड में, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी या स्पीड भी लगातार बढ़ रही है, कॉन्टिन्यूसली वो इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग स्पीड और वेलोसिटी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलें वीडियो को और आगे देखते हैं। तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी या स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और दूसरा तरीका भाई हमारे पास थीटा वाला, तो यहाँ पर अगर हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, हमारे पास इस पर टेंजेंट खींचेंगे नीचे के, हम ये बना देंगे, तो यहाँ पर थीटा देखिए छोटा है, यहाँ पर हम बनाए तो देखिए ये लाइन गई, इस पर टेंजेंट हो गई, ये इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि थीटा जब भी देखा जाएगा तो वो एक्स एक्सिस से देखा जाएगा। अब एक्स एक्सिस पर नहीं बना सकते तो उसके पैरेलल एक लाइन बना लेंगे, तो ये थीटा 2 हो गया। सेम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान और बढ़ा नहीं बढ़ा, तो थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी को शो कर रहा है। साधारण तरीके से आपको याद रख लेना है कि अगर जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ यानी एक्स एक्सिस की तरफ कर्व हो रहा है, तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी को शो कर रहा है। अगर वो बाई एक्सिस की तरफ कर्व हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी को शो कर रहा है। पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो ये तो कैसी हो गई, ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या एक ऐसा ग्राफ हो सकता है जिसमें डिक्रीज और इंक्रीज लगातार एक के बाद एक, या कभी कुछ टाइम तक इंक्रीज हो फिर उसके बाद डिक्रीज हो सकता है, ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ मिलेगा। यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ये टाइम हो जाएगा, और हमारे पास अगर ग्राफ कुछ इस तरह से है करके, तो इस ग्राफ में कुछ पार्ट में ये इंक्रीज होगी, कुछ पार्ट में डिक्रीज होगी, तो इसको हम बोल सकते हैं ये है वेरिएबल वेलोसिटी या स्पीड का ग्राफ है। ये भी वेरिएबल वेलोसिटी स्पीड का ग्राफ है पर इसमें डिक्रीजिंग स्पीड है। ये भी वेरिएबल स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ है पर उसमें इंक्रीजिंग स्पीड और वेलोसिटी है। तो आगे कुछ और ग्राफ रह गए, उनकी बात कर लेते हैं। चलिए अब मैं जो आपको ग्राफ बताने जा रहा हूँ, ये वाला ग्राफ केवल वेलोसिटी के लिए होता है, स्पीड के लिए नहीं होता है। बाकी ये सारे ग्राफ दोनों में ही लगते हैं, वेलोसिटी में भी लगेंगे, स्पीड में भी लगेंगे। तो देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि हम यहाँ जो बात करेंगे वो केवल और केवल करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, और हम यहाँ पर जो लेकर चल रहे हैं वो है टाइम, ठीक है। तो टाइम ग्राफ ये ओरिजिन है। यहाँ मैंने नीचे की तरफ भी लिया है ग्राफ, क्यों लिया है वो बता देते हैं। ये एक्स एक्सेस है और ये सॉरी बाई एक्सेस है और ये बाई डैश एक्सेस है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट को चलेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और यहाँ जो आएगा वो निगेटिव होगा। क्या इसमें डिस्टेंस हो सकता था, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होता नहीं है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ना पिछले वाले लेक्चर में, इसीलिए ये ग्राफ स्पेशली वेलोसिटी के लिए है। अब जिस टाइम पर अगर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, अब हमारे पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन करता है, तो इस वाले टाइम तक उसका यहाँ पर जो हम बात करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा पॉजिटिव आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर अगर हम देखेंगे नीचे तो डिस्प्लेसमेंट उसका नेगेटिव आ जाएगा, आएगा। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि ये भी ग्राफ संभव है, पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ वेलोसिटी हमें नेगेटिव मिल जाएगी, पर स्पीड में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये तो लास्ट ग्राफ रहा आपके लिए केवल वेलोसिटी के लिए। इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम बात करेंगे आगे की जो हमारे पास कुछ ग्राफ हैं जो कि वेलोसिटी और हमारे पास टाइम ग्राफ हैं जिससे हम शो करते हैं एक्सेलरेशन को। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है एनडीए के लिए फ्री कोर्स।